तो हम लोग यथार्थवाद इस पर बात कर रहे थे। यथार्थवाद पैदा ही क्यों हुआ? दो तीन कारण है जिसकी वजह से यथार्थवाद पैदा हुआ है। हमने सबसे पहली बात आपसे कही थी कि यथार्थवाद ये क्या है? सोशलॉजिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल, इसका संयोग है। इन दोनों को मिलाकर के यथार्थवाद पैदा होता है। और यथार्थवादी वास्तव में विधि क्या है इसकी जानकारी करना चाहते हैं। और कोई भी चीज वास्तव में क्या है इसे जानने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो वो जो कुछ वास्तव में है उसकी खोज कर लो, और दूसरा जो कुछ उसमें मिलावट है उसे अलग कर दो। आप सत्य की खोज करना चाहते हैं तो सत्य की खोज के दो ही तरीके हैं। या तो वाकई सत्य को खोज लिया जाए, और या फिर जो कुछ असत्य है उसे आइडेंटिफाई करके उसे अलग कर दिया जाए। फिर जो कुछ बचेगा वो सत्य ही होगा। तो यथार्थवादी दूसरा तरीका अपना रहे हैं। वो कहते हैं विधि के साथ जो पौराणिक बातें जोड़ दी गई कि विधि कागजी नियम है, विधि कोई नियम है जिसे कागज पर उतारा गया है। विधि का नैतिकता, आदर्श, इससे कोई संबंध है। वो कहते हैं ये सारी बातें गलत है। न विधि कागजी नियम है और न उसका आदर्श के साथ कोई संबंध है। वो कहते हैं सिर्फ विधि सामाजिक जरूरत इसकी पूर्ति के लिए बनी है। विधि काय के लिए बनी? सिर्फ सामाजिक जरूरत इसकी पूर्ति के लिए। अमेरिकन समाज, उसमें यथार्थवाद जन्मा है। यथार्थवाद ये न्यायालयों को अधिक अधिकार दे रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कागजी नियम ये विधि का स्रोत है। इनफैक्ट कानून वो है जो न्यायाधीश महोदय कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि कागजी नियम का उपयोग सर्वांग कवच के रूप में न्यायाधीश महोदय कर रहे हैं, और चला अपनी इच्छा रहे। तो बात फिर तो समझ लेनी होगी कि जब एक काम हो ही रहा है तो उस काम का फायदेमंद उपभोग, भाई एक काम होना ही है, सूरज को निकलना ही है, तो फिर हम उसकी सोलर एनर्जी का उपयोग क्यों ना करें? हम निकलना तो रोक नहीं पाएंगे, तो फिर उसकी एनर्जी, उसका पॉजिटिव उपयोग क्यों ना करें? और अगर हम पॉजिटिव उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली सूरज अपने स्थान पर निकलता भी रहेगा और वो मानव समाज के लिए एक उपयोगी ग्रह ये बनकर सामने आएगा। और अगर हम सूरज को उगने से रोकते रहे अपनी परेशानियों के मद्देनजर, तो सिवाय निराशा और शक्ति के अपव्यय के कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। ठीक है, यथार्थवादी यही कर रहे हैं। यथार्थवादी देख रहे हैं कि कागजी नियम तो सर्वांग कवच, जो चाहते हैं सो करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाए। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया था उसमें बड़े विस्तृत सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, और अमेरिकन समाज विजातीय हिट्रोजेनस सोसाइटी थी, तो उन नियमों के आधार पर अमेरिका का जो विजातीय समाज है उसकी समस्याओं का समाधान कैसे करें, क्योंकि वो क्लियर कुछ कहता नहीं। ठीक है, एकदम क्लियर बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है,
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी? क्या लाउडस्पीकर के उपयोग की होगी? क्या सोशल मीडिया के उपयोग की होगी? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अब लिखा तो नहीं है। जिस समय लिखा गया था उस समय सोशल मीडिया थी भी नहीं। अभिव्यक्ति के साधन के तौर पर सोशल मीडिया का उपयोग हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था उस समय। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका बन रहा था। ठीक है, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन किन माध्यमों से? क्या प्रत्येक माध्यम से? ठीक है ना। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का न्यूनतम अर्थ ले लें तो आप स्वयं को अभिव्यक्त अपने साधनों के आधार पर करेंगे, ये इसका अर्थ आ सकता है। तुम नाचो, कूदो, लेटो, बैठो, मन आए सो करो। लेकिन राज्य अगर सोशल मीडिया प्रोवाइड करा रहा है तो वो, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म राज्य ने उपलब्ध कराया है, भाई सोशल मीडिया चल तो सैटेलाइट के थ्रू रही है और सैटेलाइट वो तो राज्य का है। तो क्या सैटेलाइट का उपयोग आपका अधिकार है या नहीं है? क्या सैटेलाइट का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार के आधार पर कर सकता है या नहीं कर सकता? यह सवाल पैदा हो जाएगा जबकि सोशल मीडिया ये सरकार के या राज्य के विरुद्ध लिखेगी और राज्य सैटेलाइट बंद कर देगा ताकि सोशल मीडिया चले ही नहीं। वो कहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, खूब करो अभिव्यक्ति, हम सोशल मीडिया नहीं देंगे, हम सैटेलाइट का उपयोग नहीं करने देंगे, तुम करो ना, हम रोक कहां रहे हैं, करो। ठीक है, अब क्या राज्य ये कर सकता है या नहीं, ये प्रश्न उठा है। किसमें? क्रिकेट मैच से संबंधित सवाल। जब दूरदर्शन, आपने पढ़ा है, जब हमने अनुच्छेद 19 पढ़ाया है कि दूरदर्शन क्रिकेट मैच के प्रसारण के सर्वाधिकार ये रख रहा था और दूरदर्शन ने अन्य जो चैनल चलते हैं उनको लिंक देने से इनकार कर दिया। और दूरदर्शन का दावा यह था कि चूंकि सैटेलाइट राज्य का है और हम राज्य की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी हैं, इसलिए आपको लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कैसे कैसे रीजनिंग क्या रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है और वहीं बताएंगे भी। क्योंकि प्रासंगिक हुआ है तो यहां सिर्फ हम इतना जिक्र कर रहे हैं कि मामला अनुच्छेद 19 के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार पाया कि नहीं, दूरदर्शन को सबको लिंक शेयर करना ही होगा। आप पैसा लीजिए, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट फ्री में तो चला नहीं गया, सैटेलाइट का मेंटेनेंस फ्री में तो नहीं हो रहा, और आप जब मैच प्रसारित करोगे तो एड वो तो मिलेगा। ठीक है, और एड भी आप दिखाएंगे तो आप कमाएंगे मेरे कारण, तो हमें क्यों नहीं कुछ देंगे? और फिर राज्य को अगर कुछ मिलता है तो वो सबको मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि राज्य अपनी जेब में तो रख नहीं लेगा। अस्पताल बनेगी, सड़क बनेगी, पार्क बनेगा, बिजली आएगी, तो सबको मिलता है। इसलिए लिंक आप शेयर करेंगे, डेफिनेटली आप इनसे पैसा लीजिए, लेकिन लिंक शेयर करने से मना नहीं कर सकते। ये कैसे संभव हुआ, जरा इस प्रक्रिया पर ध्यान दें। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि न्यायाधीश कागजी नियम की व्याख्या कर सकते हैं। न्यायाधीश कागजी नियम की व्याख्या कर सकते हैं। अगर कागजी नियम निश्चित है, न्यायाधीश के पास कागजी नियम की व्याख्या करने का हक नहीं है। अगर ऐसे मान के चलिए कि न्यायाधीश को कागजी नियम के मुताबिक निर्णय देना है,
वो अपनी तरफ से कोई व्याख्या नहीं कर सकता, तो फिर ये निर्णय आना संभव ही नहीं है। ये निर्णय आना संभव नहीं है। ठीक है, फिर तो जो कागजी नियम लिखा है उसका सामान्य बोलचाल में जो अर्थ समझा जाता है वही अर्थ रहेगा। यानी न्यायाधीश को सिर्फ शाब्दिक अर्थान्वयन करना पड़ेगा, और शाब्दिक अर्थान्वयन कितना बीभत्स परिणाम पैदा कर देगा उन मामलों में जहां नागरिकों को अधिकार देने की बात है। ये इसी से दर्शित है कि अगर इस मामले को कागजी नियम के आधार पर निर्णित किया जाता तो शायद निर्णय यह होता कि भाई ठीक है, तुम अभिव्यक्त करो खूब खुद को, अपना अपना सैटेलाइट भेजो, खूब चलाओ मैच, दूरदर्शन लिंक क्यों दे। ठीक है, लेकिन क्योंकि न्यायाधीश के पास सृजनात्मक क्षमता है, और अगर हम उस सृजनात्मक क्षमता का समाज के लिए उपयोग न करें, यानी उसे सृजन की क्षमता देकर ये न कहें कि ठीक है आप जो कुछ कहोगे वो भी कानून होगा, और इस प्रकार की व्यवस्था करें कि वो ठीक ही कहें, गलत न कह पाए, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा उपयोगी व्यवस्था निर्मित होगी बनिस्बत इसके कि हम ये कहें कि तुम कागजी नियम से ही निर्णय करोगे। कागजी नियम से तो वो करेंगे ही नहीं। वही बात कि सूरज का उगना तो हम रोक नहीं लेंगे, ठीक है, हां सूरज के प्रकाश का उपयोगी उपयोग ये हम कर सकते हैं। तो यथार्थवाद यहीं से जन्म ले रहा है, समाजशास्त्रीय विचार को आगे बढ़ा रहा है। समाजशास्त्रीय विचार की जो मूल भावना है वो मूल भावना यह है कि विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करेगी। ये मूल भावना है, विधि समाज में नेतृत्व का परिवर्तन करेगी, विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करेगी। ये मूल भावना है समाजशास्त्र की, यह समाजशास्त्रीय विचार की। तो विधि कौन सी है? विधि समाज में नेतृत्व का परिवर्तन करेगी। कौन सी? अधिनियमित या जो न्यायाधीश बताएंगे वो, ठीक है ना। कौन सी विधि समाज में नेतृत्व का, ठीक है, समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करेगी, ठीक है, हमने मान लिया विधि परिवर्तन का नेतृत्व करेगी। लेकिन विधि क्या है, इसे तो देखना पड़ेगा। भाई विधि करेगी परिवर्तन का नेतृत्व, तो वी मस्ट आइडेंटिफाई द लॉ। क्या है कानून? जो कानून होगा वही तो परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। लोग बता रहे, समाजशास्त्री विचारक चाहे डिंडोस को पाउंड हो, चाहे ईहरलिच हो, चाहे कोई हो, वो बता रहे साहब अधिनियमित विधि यह है विधि और यह परिवर्तन का नेतृत्व करेगी। वो ये पा रहे हैं कि अरे अधिनियमित विधि के नाम पर न्यायाधीश अपनी मर्जी चला रहे हैं, इसलिए पौराणिक बात छोड़िए, असत्यता को विसर्जित करिए, सत्यता पर आइए। ये हैं जो कागजी नियम का उपयोग कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं सो कर रहे हैं। इसलिए इन पर ध्यान दीजिए, इन पर ध्यान दीजिए, और इन पर ध्यान नहीं देंगे तो भी ये जो चाहेंगे करेंगे। तुम सूरज का उपयोगी उपयोग नहीं करोगे तो भी सूरज निकलेगा, वो निकलना रुकेगा नहीं। तुम सांप के जहर का पैरालिसिस के लिए उपयोगी उपयोग नहीं करोगे तो भी सांप के पास जहर रहेगा और वो काटेगा और तुम मरोगे। तो योग्य ये है कि सांप के जहर का उपयोगी उपयोग ये सीख लो, यही ठीक होगा, यही एक बुद्धिमान मनुष्य की कल्पना के अनुकूल और अनुरूप होगा, ठीक है ना। इससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता। यह है वो भावभूमि जिसमें से यथार्थवाद जन्म लेता है। यथार्थवादियों को पता है, वो समाजशास्त्री विचार के आगे आने वाले लोग हैं, ठीक है।
तो वो मान रहे हैं कि विधि नो डाउट परिवर्तन का नेतृत्व करेगी, लेकिन विधि कौन सी? तो वो विधि का उपयोग करना चाहते हैं और सामाजिक समस्याओं के समाधान में समाजशास्त्रीय विचारकों की भांति विधि का उपयोग करना चाहते हैं। समाजशास्त्रीय विचार, ठीक है, ये कहता है कि विधि परिवर्तन का नेतृत्व कर देगी, तो वो कहते हैं न्यायाधीश महोदय कागजी नियम का उपयोग अपने लिए तो करेंगे, तो कागजी नियम भिन्न भिन्न न्यायाधीशों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में व्याख्यायित होकर आएगा। तो इसलिए जरूरी है हम न्यायाधीश महोदय को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करें कागजी नियम की जो सामाजिक जरूरतों को पूरा कर रही हो और सामाजिक परिवर्तन की वाहक बन जाए वो विधि। इस प्रकार की व्याख्या देने के लिए हम न्यायाधीश महोदय को प्रेरित करें, ये विधि का ज्यादा उपयोगी उपयोग होगा। अन्यथा वो तो सर्वांग कवच के नीचे जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, वो तो करेंगे ही, ठीक है ना। तो इस ढंग से यथार्थवाद जन्म लेता है और यथार्थवाद जन्म लेने की प्रक्रिया में ये पाता है कि कागजी नियम निश्चितता को जन्म नहीं देता। वो कहते कागजी नियम ये निश्चितता को जन्म थोड़ी देता है, कागजी नियम तो एक ही रहता है। भिन्न भिन्न न्यायाधीश अलग अलग निर्णय उसी कागजी नियम के आधार पर देते हैं। इसका मतलब कागजी नियम विधि नहीं है, विधि वो है जो न्यायाधीश महोदय विधि मानते हैं, ठीक है। तो न्यायाधीश महोदय जो विधि मानते हैं वो विधि है, अर्थात न्यायाधीशों के निर्णय से जो निकल कर आ रही है वो विधि है। अब आप विधि को जानना चाहते हैं कि कानून क्या है, ठीक है, तो आपको न्यायिक निर्णयों को पढ़ना होगा और तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली किसी भी समाज में कानून क्या है, ठीक है। इसमें जो आपके कई प्रमुख विचारक हैं यथार्थवाद के, ओलिवर वेंडल होम्स ये विचारक लेवलिन है, जॉन चिपमैन ग्रे हैं और जेरोम फ्रैंक, ये चार प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने अमेरिका में यथार्थवाद का नेतृत्व ये किया है। और हैगर स्ट्रॉम, ठीक है, आपका आइवर क्रोना करके हैं, वो स्कैंडिनेविया में यथार्थवाद के विचारक रहे हैं। जो ओलिवर वेंडल होम्स वो ये मान रहे हैं कि विधि वो है जो न्यायाधीश महोदय बताएंगे, और न्यायाधीश महोदय विधि क्या बताएंगे इस पर उनका चिंतन है। वो कहते हैं विधि वो है जो न्यायाधीश कहेंगे, न्यायाधीश क्या कहेंगे इसका अनुमान लगाना जरूरी है, ताकि न्यायाधीश की जो क्षमता है विधि निर्माण की है उसका सृजनात्मक उपयोग किया जा सके। हमें पता लगना चाहिए ना कि न्यायाधीश महोदय क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर एक्चुअल विधि को जानना है तो न्यायाधीश महोदय के निर्णय इनका अनुमान लगाना होगा। न्यायाधीश महोदय का निर्णय किन बातों से प्रभावित होता है? एक तो तर्क पर आधारित होता है, अनुभव पर आधारित होता है, बुरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर आधारित होता है, ठीक है। और न्यायाधीश महोदय का निर्णय इस बात पर भी आधारित होता है कि जो सामाजिक अभिधारणा है, ठीक है ना, जो लोग चाहते हैं कि ये हो, उसको किस हद तक अपने निर्णय से संभव बनाया जा सकता है। इन चार बातों पर न्यायाधीश महोदय का निर्णय आधारित होता है। वो कहते हैं न्यायाधीश महोदय जब भी निर्णय देंगे तो सबसे पहली बात उनके जो दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि पूर्व काल से
जो विधि रही है, जो कागजी नियम है, वो भी पूर्व काल की विधि के अनुरूप होगा। यह पूर्व काल की विधि को आगे बढ़ा रहा होगा। तो पूर्व काल से विधि का जो रोल रहा है समाज में, ठीक है, उसके अनुरूप जो कागजी नियम है उसकी व्याख्या ये की जाए। फिर अनुच्छेद 21 का उदाहरण लेंगे। पूर्व काल से विधि को अधिनियमित विधि के रूप में हिंदुस्तान में नहीं समझा गया। काल कोई रहा हो, राजा की आज्ञा हिंदुस्तान में कानून नहीं समझी गई। हमेशा कानून वो माना गया जो समाज को व्यवस्थित ढंग से जीने में सहायता दे। यानी यहां हमेशा सुविधि की कल्पना रही है, अधिनियमित विधि की कल्पना नहीं रही है। ठीक है, तो ये अनुभव है जो विधि के संबंध में न्यायाधीश महोदय का होगा और इसके आधार पर वे अपने तर्क का विकास करेंगे। ठीक है, न्यायाधीश महोदय का जो तर्क आएगा वो ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर आएगा। ठीक है ना। ओलिवर वेंडल होम्स ये कह रहे हैं कि न्यायाधीश महोदय जो कहेंगे वो कानून होगा। न्यायाधीश महोदय क्या कहेंगे इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो न्यायाधीश महोदय के कहने में शामिल होगा वो तर्क जो पूर्व काल से विधि के संबंध में दिया जाता रहा है। आपने देखा था केशव सिंह का मामला, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। केशव सिंह के मामले में हुआ क्या था? जो विधायिका है उसके भी अपने विशेषाधिकार है और जिस ढंग से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है उसी ढंग से कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर ये भी होता है। ये अलग बात है कि विधायिकाओं में बैठे लोग अधिक उदार होते हैं। हमने बार बार कहा कि आप नेताओं को कितनी भी गाली दो, लेकिन ये 100% सत्य है कि वो बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं। वो बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं। आप उन्हें रोज गाली देते हो और नाक रगड़ते हुए उनके दरवाजे पर पहुंचते हो और वो आपकी मदद करते हैं। जरा अपने से आकलित कर लीजिए कि अगर आपको कोई इतनी गाली दे और आपके पास वो आ जाए तो आप क्या करेंगे। इसलिए वो बहुत बड़े दिल के लोग होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। आप उन्हें कुछ भी कहो, लेकिन वो इतने बड़े दिल के लोग होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी सम्मेलन में कभी उन्हें सामने सामने गाली दे रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कहते, और जबकि उनकी एक निगाह अगर उठे तो ये पहचाने नहीं जाएंगे इनकी इतनी मार होगी। ठीक है, एक निगाह सिर्फ उठे, ठीक है, तो बड़े सक्षम लोग होते हैं। लेकिन वैसे तो विधायिका अपने अवमान के लिए जल्दी जल्दी संज्ञान नहीं लेती है। उसका रोज अपमान करती है लेकिन संज्ञान नहीं लेती है। ठीक है, लेकिन संज्ञान की ताकत उसे है। ऐसा नहीं है कि उसे संज्ञान की ताकत नहीं है, और वो वैसे ही दंडित कर सकती है आपको जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए न्यायालय दंडित कर सकता है, और जो रोज ले लेते हैं। तो केशव सिंह के मामले में केशव सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का अपमान किया था और उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने अपमान के लिए केशव सिंह को दंडित करने के लिए उन्हें पकड़कर अपने समक्ष उपस्थित करने का निर्देश दिया था। पकड़कर जब निर्देश के अनुरूप लाया जा रहा था, उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हेबियस कार्पस पड़ी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका तब प्रस्तुत की जा सकती है जब किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध ढंग से निरुद्ध किया गया हो। केशव सिंह का कहना यह था कि तब हमने कोई अपमान किया ही नहीं, और जब हमने अपमान नहीं किया तो ये हमें निरुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हमें स्वतंत्र होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के
जजों ने वो याचिका सुनी, और क्योंकि जब भी फंडामेंटल राइट से संबंधित सवाल होगा तो न्यायालयों को कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश, कोई भी रिट जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं उनमें से कुछ भी जारी करने का हक होगा। उन्होंने फिलहाल जमानत दे दी केशव सिंह को। जमानत भी एक आदेश है, और कोई भी आदेश दे सकते हैं, तो जमानत का आदेश ये भी दे सकते हैं, और छोड़ने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उन दोनों जजों को पकड़ कर लाने का निर्देश दे दिया कि आपने हमारा अपमान किया। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ये क्रिएट हुआ। इसमें से फिर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का उपयोग किया, 143(1), जिसमें राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है उच्चतम न्यायालय। उसमें उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी तो उच्चतम न्यायालय ने तर्क के आधार पर, ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर सलाह दी थी। वो सलाह पूरी बताना प्रासंगिक नहीं है, सिर्फ इतना, उस पर उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि हमेशा कार्यों का औचित्य इसे निर्धारित करना न्यायालय का काम रहा है। अगर केशव सिंह का कहना यह है कि हमने अवमान किया ही नहीं, तो अवमान किया या नहीं किया इसे तय करना न्यायालय का ही काम है। ठीक है ना? अवमान अगर किया है तो दंडित करेंगे या छोड़ेंगे, इसे तय करना उत्तर प्रदेश विधानसभा का हक है। ठीक है ना? अपराध आपने किया या नहीं किया, यह तय करना न्यायालय का काम है। ठीक है? और अपराध आपने किया, इसके बाद दंडित करेंगे या छोड़ेंगे, हमने आपसे पहले भी कहा, विचारण और दंड देना दो अलग काम है। ठीक है ना? विधायिका के अपमान के लिए दंडित करने का अधिकार है विधायिका के पास। ठीक है? लेकिन अगर उसका कहना यह है कि अपमान ही नहीं किया हमने, तो अपमान किया या नहीं, ठीक है, यह तय करना, उसका तो कहना हमने अपमान किया ही नहीं, यह तो तय करना न्यायालय का ही काम है। यहां पर आकर उन्होंने कहा था कि चूंकि न्यायाधीश अपना काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का कोई अपमान नहीं किया है। ठीक है? तो हम ये नहीं बताना चाहते कि केशव सिंह के मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कागजी नियम, इसकी व्याख्या ओलिवर वेंडल होम्स कहते हैं कि कागजी नियम निश्चित नहीं होता, कागजी नियम को निश्चित अर्थ ध्वनित नहीं करता, बल्कि कागजी नियम की व्याख्या जो न्यायाधीश महोदय करेंगे वो कानून माना जाएगा। ठीक है? ये जो व्याख्या निकल कर आ रही है ये कानून है, और इस व्याख्या को देने के लिए न्यायाधीश महोदय जो पीछे से तर्क चला आ रहा है, जो इतिहास में उस कागजी नियम की भूमिका समझी गई है, उसी के अनुरूप तर्क का विकास करते हैं और अपना निर्णय ये देते हैं। ओलिवर वेंडल होम्स महोदय का यह अनुभव है कि प्राचीन काल से कानून वही माना गया है जो न्यायाधीश महोदय के निर्णय आए। तो ओलिवर वेंडल होम्स का कहना है कि नियम जो कागजी है वो कानून नहीं है, बल्कि न्यायाधीश महोदय का निर्णय कानून है, और वो निर्णय तर्क के आधार पर आएगा, और तर्क का विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों और जो इतिहास में उस नियम की भूमिका समझी जाती रही है उसके आधार पर होगा। एक बात और कहते हैं कि न्यायाधीश महोदय का निर्णय सिर्फ तर्क पर आधारित नहीं होता, न्यायाधीश महोदय इस पर भी अपने निर्णय को आधारित करते हैं कि कागजी नियम के संबंध में बुरे व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है? वो कहते हैं
न्यायाधीश महोदय ये सोचा करते हैं कि अगर हमने ये निर्णय दिया तो जो बुरा व्यक्ति है वो चूंकि कानून का पालन सिर्फ कानून के द्वारा उत्पन्न किए गए भौतिक परिणामों के कारण करता है, उसका कानून में निहित अच्छाई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं बुरा व्यक्ति चोरी नहीं करता तो इसलिए क्योंकि दंड मिलेगा, इसलिए नहीं कि चोरी गलत बात है। ठीक है, चोरी गलत बात है, इसकी कोई भूमिका नहीं है बुरे आदमी के लिए। बुरा आदमी इससे प्रभावित ही नहीं है। वो कहता हमें क्या है, होता रहे। ठीक है, बुरा आदमी जो भौतिक परिणाम सोचता है उस भौतिक परिणाम को उत्पन्न कर देना, यह भी न्यायाधीश महोदय के दिमाग में होता है जिस समय वो अपना निर्णय देते हैं। बुरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से वो सारी कागजी नियम की व्याख्या ये करते हैं। कागजी नियम की व्याख्या वो ऐसे करते हैं ताकि बुरे व्यक्ति कागजी नियम का उल्लंघन करने से स्वयं को विरत रखें। ठीक है, ये भी उनकी दृष्टिकोण में होता है। ठीक है, अब इस ढंग से ओलिवर वेंडल होम्स भविष्य में आने वाले न्यायाधीशों के लिए एक मार्गदर्शक संहिता ये निर्मित कर रहा है। ठीक है ना, एक मार्गदर्शक संहिता ये निर्मित कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बुरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्णय प्रतिपादित करना चाहिए, क्योंकि आप ही का निर्णय वास्तविक विधि है, कागजी नियम वास्तविक विधि नहीं है। यथार्थवाद काय के लिए? न्यायालय की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, केवल आलोचना के लिए नहीं है। आलोचना वो सुधार के लिए कर रही है। वो ये जो शब्द कह रहे हैं कि भी कागजी नियम सर्वांग कवच है और इसके नीचे जो कुछ चाहते हो सो करते हो, ये शब्द वो जो बोल रहे हैं, ये शब्द सिर्फ बोल नहीं रहे, ये बोलने के लिए नहीं बोल रहे। इन शब्दों के माध्यम से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि तुम जो चाहोगे सो करोगे ही, इसलिए ऐसा करो कि तुम जो चाहते हो वो करते भी रहो और सोसाइटी ये रेगुलराइज ये भी होती रहे। सोसाइटी इसमें विधि परिवर्तन का नेतृत्व ये भी करती रहे, दोनों काम हो जाए तो क्या बुराई है। इसीलिए कहते हैं यथार्थवादी संशयवादी है। नो डाउट वो संशयवादी है, उन्हें संशय हो रहा है कि वाकई किसी कागजी नियम के आधार पर निर्णय पारित हो रहे हैं, लेकिन उनका यह संशय सुधार के उत्साह से प्रेरित है। उनका यह संशय ऐसा नहीं केवल संशय के लिए है। और यहीं पर यथार्थवादी हमसे भिन्न हो जाते हैं। हम सिर्फ आलोचना करते हैं, हमारे पास आलोचना के अलावा कोई काम ही नहीं है। और हमारे जैसे लोगों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे हैं। दूसरों को उपदेश करने में कौन कुशल नहीं होता, सभी दूसरों को उपदेश करने में बहुत कुशल होते ही हैं। ठीक है, तो यथार्थवादी ये नहीं कर रहे हैं। यथार्थवादी जो उपदेश दे रहे हैं, जो संशय कर रहे हैं, वो सुधार के उत्साह से प्रेरित है। और ओलिवर वेंडल होम्स कह रहे हैं कि बुरे आदमी का दृष्टिकोण, इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि अच्छा आदमी ये तो गड़बड़ करेगा ही नहीं, गड़बड़ करेगा ही नहीं। तो विधि के नियम में जो युक्ति संगतता है उसकी व्याख्या करने से क्या लाभ, उसे और पुष्ट करने से क्या लाभ, क्योंकि बुरा तो मानेगा नहीं, भाई बुरा मानेगा ही नहीं और बुरा ही गड़बड़ करेगा। तो कागजी नियम की व्याख्या ऐसे करो ना कि बुरे आदमी का दृष्टिकोण विधायक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से प्रभावित किया जा सके और बुरे आदमी का दृष्टिकोण पॉजिटिव तरीके से प्रभावित हो। ये तभी संभव है जब उसके मन में डर पैदा हो कि अगर हमने गड़बड़ की
तो न्यायाधीश ऐसे सोच रहे हैं आजकल, ठीक है। जैसे आप एक ट्रेंड देखेंगे पीछे कि पहले जब हम छोटे थे तब न्यायालयों के निर्णय किराएदारों के पक्ष में थे। जब भी रेंट एंड कंट्रोल पर मामला, ठीक है, न्यायालयों में दायर होता था तो जो निर्णय प्राप्त होता था अक्सर किराएदारों के पक्ष में। और अब ट्रेंड बदल गया है, आप कचहरियों में जाओ तो अक्सर निर्णय मकान मालिकों के पक्ष में है। कारण किराएदारों ने इसे एक विधा बना लिया और दूसरों की संपत्ति कब्जा करनी शुरू कर दी। लोग किराए पर उठाने से डरने लगे कि हम किराए पर उठाएंगे, गया हमारी प्रॉपर्टी, फिर तो हम खाली नहीं करा पाएंगे और न्यायालय भी हमारा पक्ष लेगा नहीं। नियम वही है, वही रेंट एंड कंट्रोल एक्ट, हालांकि अब नया आ गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन काफी हद तक अभी भी पुराने हिसाब से चीजें चल रही हैं और पुराने में नियम वही है, लेकिन परिस्थिति एकदम बदल गई। अब न्यायालय ने बुरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से कानूनों की व्याख्या यह प्रारंभ कर दी। यही ओलिवर वेंडल होम्स कह रहे हैं कि बुरा व्यक्ति सिर्फ भौतिक परिणाम के बारे में सोचता है और कुछ नहीं सोचता। और क्योंकि न्यायाधीश महोदय इन्हीं का निर्णय विधि है, कागजी नियम विधि नहीं है, और ये व्याख्या करेंगे ही और ये सर्वांग कवच की तरह इस्तेमाल करेंगे ही, जो चाहेंगे तो करेंगे ही। तो जरूरी है कि ये ऐसा करें कि विधि सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करे। और वो कब होगा? जब आप तर्क, जो प्राचीन काल से विधि का अर्थ समझा जाता रहा है, उसके अनुरूप रखें और बुरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। इस तरह ओलिवर वेंडल होम्स एक संहिता तैयार कर रहे हैं, एक कोड तैयार कर रहे हैं भविष्य के न्यायाधीशों के लिए। और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यथार्थवाद एक गतिविधि, एक टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हो और इसके माध्यम से विधि वाकई सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर पाए। चौथी बात वो कहते हैं कि न्यायाधीश महोदय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या करें, वो यथार्थवाद का विकास ऐसे करें कि यथार्थवाद सामाजिक जो अभिधारणाएं हैं उनकी पूर्ति में सहायक हो। ठीक है, सामाजिक अभिधारणा हमने पहले भी कहा, प्रत्येक समाज में एक अभिधारणा पाई जा रही है जिसे विधिपरक अभिधारणा डीन रास्कोपाउंड ने कहा था और जिसे ये सामाजिक अभिधारणा कह रहे हैं। ठीक है ना, डीन रास्कोपाउंड ने उसे विधिक अभिधारणा कहा था और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक समाज में एक भावना पाई जाती है कि विधि को इन बातों की व्यवस्था करनी चाहिए और उन्होंने 6-7 बातें बताई थी। ठीक है, साभिप्राय आक्रमण का अभाव, स्वर्जित संपत्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सदविश्वास, ठीक है, से हमारे साथ व्यवहार किया जाए, ये प्रत्येक समाज के लोगों की इच्छा है। तो ऐसी सामाजिक अभिधारणाएं हैं जो समाज में कानून से या कानून के प्रति मौजूद हैं, उनकी स्थापना में सहायता प्राप्त हो। न्यायाधीश महोदय को निर्णय ऐसे भी करना चाहिए, यह ओलिवर वेंडल होम्स का कहना है। और वो यथार्थवादी क्यों है? क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है। उन्होंने एक किताब लिखी, द पाथ ऑफ द लॉ। इनफैक्ट वो लेक्चर्स हैं जो उन्होंने विभिन्न यूनिवर्सिटीज में दिए हैं। और ओलिवर वेंडल होम्स न्यायाधीश रहे हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो उन्होंने एक संहिता तैयार करने की कोशिश की है ताकि यथार्थवाद की टेक्नोलॉजी का उपयोग वाकई उस ढंग से हो सके जिस ढंग से विधि सामाजिक परिवर्तन की वाहक बन सके। ठीक है ना, तो ये ओलिवर वेंडल होम्स दूसरे यथार्थवादी। दूसरे यथार्थवादी जॉन चिपमैन ग्रे हैं। आपसे हमने अक्सर कहा था कि आपसे अक्सर प्री में यह पूछा जाता है कि निम्न विचारकों में से कौन से विचारक ऐसे हैं
जो कानून के निर्माण में न्यायालय की भूमिका देखते हैं, कानून के निर्माण में न्यायालय की भूमिका देखते हैं, अर्थात जो ये मानते हैं कि विधि विधायिका द्वारा निर्मित नियम नहीं है, बल्कि विधि न्यायालय द्वारा निर्मित नियम है। तो उनमें दो नाम प्रमुख हैं, एक सामंड और दूसरा जॉन चिपमैन ग्रे। ये दो नाम प्रमुख हैं। सामंड प्रमाणवादी है, और प्रमाणवादी राज्य की भूमिका विधि के निर्माण में ये देखते ही देखते हैं। और न्यायालय भी राज्य का ही अंग है, क्योंकि राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सामंड और आपका बेंथम और ऑस्टिन, इनमें फर्क जो हो जाता है, बेंथम और ऑस्टिन कहते हैं न संप्रभु का समादेश, यही कानून है। इसका मतलब यह है कि बेंथम और ऑस्टिन कानून के निर्माण में राज्य के विधायी अंग की भूमिका ये देखते हैं, राज्य का जो विधायी अंग है उसकी भूमिका देखते हैं, और सामंड राज्य के न्यायिक अंग की भूमिका ये देखते हैं। लेकिन दोनों ही राज्य की भूमिका विधि निर्माण में देखते हैं, चाहे वो ग्रे हो, चाहे सामंड हो, चाहे बेंथम और ऑस्टिन हो। ये अलग बात है कि वो राज्य के किसी अंग की भूमिका देख रहे और ये राज्य के किसी अंग की देख रहे। ऐसे हिस्टोरिकल स्कूल के लोग हैं, वे भी, चाहे आपका सेविनी हो और चाहे आपके हेनरी मेन हो, वे भी राज्य की भूमिका देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। लेकिन पाएगा कौन? कोई तो होगा जो पाएगा। ये कोई तो होगा जिसका पाना पाना माना जाएगा, तो वो राज्य है। ठीक है, वो कहते हैं राज्य जब रूढ़ि को मान्यता देता है, ठीक है, तो रूढ़ि विधि का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो जॉन चिपमैन ग्रे ये न्यायालय की भूमिका को देखते हैं, किसके? सामंड के समान। यद्यपि सामंड प्रमाणवादी है और जॉन चिपमैन ग्रे ये यथार्थवादी है, ठीक है ना। लेकिन यथार्थवाद हो या प्रमाणवाद हो, दोनों में न्यायालय की भूमिका राज्य की भूमिका के तौर पर यह स्वीकार हुई है। और यथार्थवादी, हमने पहले भी कहा, वे प्रमाणवादी और समाजशास्त्रियों के संयोग से जन्म लेते हैं। तो जॉन चिपमैन ग्रे ये राज्य के, ठीक है, किसी भी अंग की भूमिका कानून के निर्माण में देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि प्रमाणवादी और समाजशास्त्री विचार इनके संयोग से यथार्थवाद जन्म लेगा, और जब इनके संयोग से लेगा तो प्रमाणवाद की जो विशेषताएं हैं वो यथार्थवादियों में पाई जाएंगी। तो जॉन चिपमैन ग्रे राज्य के न्यायिक अंग की भूमिका देखते हैं और ये मानते हैं कि विधायन ये विधि का स्रोत नहीं है, ठीक है, विधि का स्रोत विधायन नहीं है, यानी कागजी नियम ये विधि का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। अर्थात कागजी नियम विधि का स्रोत नहीं है, ये कहने का अर्थ मेरा ये है कि कागजी नियम विधि का नहीं है, विधि नहीं है, बल्कि समाज में विधि न्यायाधीशों के निर्णय है, और न्यायाधीशों के निर्णय के रूप में जो विधि पाई जा रही है उसके लिए आधार के रूप में कागजी नियम काम करते हैं। इस रूप में अगर उन्हें विधि का स्रोत आप कहें तो बात ठीक है। उस रूप में विधि का स्रोत जिस रूप में आप समझते हैं यह विधि का स्रोत नहीं है। कागजी नियम उस रूप में विधि का स्रोत नहीं है जिस रूप में आप मानते हैं। हां, इस रूप में यह विधि का स्रोत है कि न्यायाधीश महोदय का जो निर्णय आता है उसे उत्पन्न करने में सहायक है, और इस रूप में जब विधि के स्रोत के रूप में
आप इसकी भूमिका को देखते हैं तो फिर अकेला यही विधि का स्रोत हो, ऐसी भी बात नहीं। फिर विधि के अन्य स्रोत भी हैं, और फिर वो विधि के अन्य स्रोत कौन कौन से पा रहे हैं? ठीक है, आपका न्यायिक पूर्वोक्त, केस लॉ जिसे बोलते हो, प्रेसिडेंट जिसे बोलते हो। आप देखें कोर्ट में वो कहते साहब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है, और उसके आधार पर न्यायिक निर्णय ये भी आ रहा है। एक्चुअल कानून किसे मान रहे हैं? ग्रे, न्यायिक निर्णय। एक्चुअल कानून कौन सा है? न्यायिक निर्णय। और उस न्यायिक निर्णय के लिए आधार के तौर पर कागजी नियम काम करता है, तो न्यायिक पूर्वक ये भी काम करता है। तो कागजी नियम ये भी विधि का स्रोत हुआ, और न्यायिक पूर्वक ये भी विधि का स्रोत हुआ। तीसरा वो कहते हैं विशेषज्ञों के मत, ये भी विधि के स्रोत है। आप हिंदुला में देखें उनका दाय भाग, ठीक है, और आपका मिताक्षरा, दोनों में सहायदाई की है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर और दाय भाग जीमूत वाहन, ठीक है। इनसे जो इनके विचार हैं वही तो मिताक्षरा और दाय भाग के रूप में मान्य हुए हैं। और आज भी, ठीक है, आप देखेंगे तो उन्होंने कहा साहब मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, ये साहब मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में लिखा हुआ है। और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? विभिन्न डॉक्टरों के विचार घावों के संबंध में, कि वे घाव किस किस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है ना। मोदी का मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है आपका, तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या बता रहा है आपको? कि अगर शरीर पर ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो व्यक्ति की मृत्यु इन इन प्रकारों से हुई होगी। या अगर यह कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु इस प्रकार से हुई है, तो अगर उसी प्रकार से हुई है तो शरीर पर निम्न लक्षणों को मिलना चाहिए। अगर डूबने से हुई है तो ये लक्षण मिलेंगे, अगर फांसी लगाने से हुई है तो ये लक्षण मिलेंगे, अगर किसी ने गला दबाया है कठोर चीज से यानी स्ट्रेंगुलेशन है तो ये लक्षण मिलेंगे, अगर थ्रोटलिंग है किसी ने हाथों से दबा दिया है तो ये लक्षण मिलेंगे। ये है क्या? ये डॉक्टरों के मत ही तो हैं और उनके आधार पर निर्णय आते हैं। तो विशेषज्ञों के मत ये भी आधार के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, स्रोत के तौर पर काम करते हैं। खाली आपका कागजी नियम ये विधि के स्रोत के रूप में काम करता हो ये नहीं है। यह कागजी नियम स्वयं में विधि हो ये नहीं है। ये कौन मान रहा है? जॉन चिपमैन ग्रे। और जॉन चिपमैन ग्रे कहते दो चीजें और हैं जो प्रभावित करती है न्यायिक निर्णय, रूढ़ि और लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। जो लोकनीति है, लोकनीति होती कौन सी है? समय के अनुसार जो लोगों की सोच है उसी को लोकनीति कहते हैं। आप चीजों को नहीं लाएंगे मत लाइए, आपका कानून आउटडेटेड हो जाएगा। हमने कहा ना लिव इन है, आंखें बंद कर लेने से लिव इन खत्म नहीं हो जाएगा, वो एक तथ्य है। लिव इन किन कारणों से जन्मा इस पर लंबी बहस हो सकती है। दो तीन कारण तो हमें बड़े आसानी से समझ में आते हैं। एक तो ये उच्च सुविधा युक्त जीवन जीने की आकांक्षा है, ये व्यक्ति से क्या क्या नहीं कराएगी, ठीक है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। लोगों को सबको कार चाहिए और सबको सब सुविधाएं जीवन में चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए, और पैसों के कारण आप उन पाठ्यक्रमों में
प्रवेश करते हैं, जिन पाठ्यक्रमों में आपको लगता है कि बड़ा ठीक है मार पैसा बरस रहा है, इसलिए आप बीटेक जैसे छिछोरे पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। और बीटेक होने के बाद आपको पता लगता है, क्योंकि वो तो मॉर्निंग सर करके ये जो एड हो रहा है उसके कारण आप प्रभावित होकर वहां पहुंचते हैं और 5 वर्ष बढ़िया व्हाइट शर्ट माँ बाप के पैसों पर ऐश करते हुए पहन के घूमते रहते हैं और बहुत ठीक है आपका मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया अपने को मानते रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़े कौन है, इंजीनियर हैं, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, उन्हीं के जन्म दिवस को इंजीनियर डे कहा जाता है। तो वो आप बने घूमते रहते हैं, बाद में पता लगता है कि आपको कुछ आता ही नहीं, ना आप कुछ कर सकते हैं, फिर आप बेंगलोर चले जाते हैं। ठीक है, और बेंगलोर में किसी कंपनी में नौकरी शुरू कर देते हैं। ठीक है, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, कुछ भी है, बीटेक तो दोनों ही कर रहे हैं ना। अब रहने के लिए तो जगह चाहिए, अकेले अकेले रहें तो बहुत पैसा है, इसमें से लिव इन जन्म लेता है, इसमें से जन्म लेता है। ठीक है, अन्य कारण भी हैं, लेकिन यह भी एक कारण है, यह भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अब इसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको खत्म करने के लिए उन मां बाप की मूर्खतापूर्ण सोच को खत्म करना होगा, जो बच्चे के पैदा होते ही उसे आईएएस बनाते हैं। हम तो एक फेसबुक पर देख रहे थे, बच्चा 6ठे क्लास में है और वो उसे नीट की तैयारी करा रहा है। आप बताइए, हद हो गई है, हद हो गई है पागलपन की कि बच्चा 6ठे में है, उसे नीट की तैयारी करा रहा है। ये मूर्ख है मां बाप। ठीक है, तो अजीब ही हालत है, अजीब हालत है। तो इसमें से ये चीजें जन्म लेती हैं। अब होगी, लिव इन है, उसे आप नकार नहीं सकते, आंखें बंद कर लीजिए तो करते रहिए। लिव इन एक तथ्य है, इसको हमें मानना होगा, और जब मानना होगा तो फिर रेगुलराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिव इन, ठीक है, इसको न्यायिक मान्यता देते हुए न्यायिक निर्णय पारित करना होगा, क्योंकि लोग लिव इन को स्वीकार कर चुका है। ठीक है, लोग जब लिव इन को स्वीकार कर चुका तो आप कहते रहें कि ये अवैध रिश्ते हैं, लेकिन उनके कारण सोसाइटी में जो तनाव पैदा होगा, उनके कारण सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस पैदा होगा, वो सोसाइटी के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इसलिए मजबूरी है हमारे सामने कि कानून चाहे कागजी नियम हो और चाहे कानून न्यायिक निर्णय हो, हमें उसके अनुरूप बनाना ही होगा। तो जॉन चिपमैन ग्रे कहते हैं कि रूढ़ि और लोक नीति यह भी वास्तविक विधि जो न्यायिक निर्णय है उसके स्रोत के रूप में काम करता है। अब चूंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज हो रहा है, एक्चुअल कानून क्या है, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय के स्रोत ये हैं। ठीक है, तो न्यायाधीश महोदय जो आगे आएंगे उन्हें इन बातों का ध्यान रखकर निर्णय देना चाहिए, और अगर वो ऐसा करेंगे तो विधि वाकई सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर पाएगी और न्यायालय इनके निर्णय देने की प्रक्रिया में सुधार होगा। ठीक है, और ये बात शुरू कहां से हुई, संसद से, कि क्या कागजी नियम वाकई स्रोत है न्यायिक निर्णय का। ठीक है, और क्या वाकई कागजी नियम ही विधि होता है, यहां से यह बात शुरू हुई। पाया यह कि कागजी नियम विधि नहीं होता, और कागजी नियम अकेला विधि का स्रोत भी नहीं है। विधि क्या है, न्यायिक निर्णय। और चूंकि न्यायिक निर्णय इतने अधिक स्रोतों पर आधारित होता है, इसलिए कागजी नियम की भूमिका कानून के रूप में बड़ी सीमित है, बड़ी सीमित। इसलिए कागजी नियम पर बहुत जोर नहीं देना है भविष्य के न्यायाधीशों को। भविष्य के न्यायाधीशों को अन्य चीजों पर भी जोर देना है, तब वे सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले निर्णय ये दे पाएंगे। और अगर हम ये ना भी कहें तो भी
कागजी नियम के सर्वांग कवच के नीचे करेंगे वो वही जो उन्हें करना है। इसलिए यथार्थवादी संशयवादी होते हुए भी, प्रतिक्रियावादी होते हुए भी समाज के लिए एक उपयोगी नजरिया ये प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर वे सिर्फ संशयवादी रहते, अगर सिर्फ वे आलोचना करते, तो फिर उनके अध्ययन का कोई उपयोग समाज के लिए नहीं होता। लेकिन यही नहीं रुके, वे आगे बढ़े। ठीक है, तीसरा लेवलिन। ठीक है, लेवलिन ने टेक्नोलॉजी माना है यथार्थवाद को, और उन्होंने यह भी माना है कि कानून ये एक इंजन के समान है। ठीक है, ये कुछ कामों को करने के लिए लाया गया है। ठीक है, ये स्वयं में कोई गुण नहीं है। पिछले विचारक क्या मानते रहे? कानून स्वयं में गुण है। कानून का पालन करोगे तो समाज में अच्छाई आएगी। वो कहते नहीं, कानून में स्वयं में कोई गुण नहीं है। हमने आपसे कहा था यथार्थवादी क्या है? समाजशास्त्रियों के और प्रमाणवादियों के मिक्सचर हैं। ठीक है ना? समाजशास्त्री क्या मानते हैं? सामाजिक जरूरत को पूरा करने के लिए कानून आया। कानून कोई अच्छी बात नहीं है। कानून में खुद में कोई गुण नहीं है। ये सिर्फ एक मशीनरी है, ये सिर्फ एक उपकरण है जिसका हम उपयोग करके वांछित परिणाम पैदा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें स्वयं में कोई अच्छाई हो ऐसी बात नहीं है। ये समाजशास्त्रियों का मूल विचार है, ये यथार्थवादियों का मूल विचार है। इसलिए लेवलिन मान रहे हैं कि कानून में स्वयं में कोई गुण थोड़ी है। कानून एक काम को करने के लिए पैदा हुआ, और जिस काम को करने के लिए पैदा हुआ उसे उन्होंने नाम दिया विधिकृत्य। उन्होंने कहा विधिकृत्य को करने के लिए विधि जन्मी है, और विधिकृत्य को करने के लिए विधि जन्मी है। तो कानून एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम विधि कृत्य को संपादित कर सकते हैं। विधि स्वयं में कोई गुण नहीं है, विधि में स्वयं में कोई गुण हो यह नहीं है। विधि किन कृत्यों को संपादित करने के लिए जन्मी है उसकी एक पूरी लिस्ट दी है उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि तनाव को घटाने के लिए, ठीक है, आपका जन्म कानून ने लिया। ठीक है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, वो दूसरों को बिना हानि पहुंचाए किस प्रकार से संतुष्ट की जा सकती हैं, इसके लिए कानून ने जन्म लिया। ठीक है, आपका समाज के निर्देशन के लिए, यानी विभिन्न परिस्थितियों में समाज को क्या करना चाहिए ये बताने के लिए कानून ने जन्म लिया। ऐसे करके 5-6 उद्देश्य उन्होंने बताए हैं कि ये विधिकृत्य हैं, इनको करने के लिए कानून ने जन्म लिया। और वो यथार्थवाद को एक टेक्नोलॉजी मान रहे, एक तकनीक मान रहे, और यथार्थवाद को चूंकि एक तकनीक मान रहे हैं विधिकृत्य को करने की, इसलिए विधिकृत्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, विधिकृत्य महत्वपूर्ण है, कागजी नियम महत्वपूर्ण नहीं है। कागजी नियम महत्वपूर्ण नहीं है, विधिकृत्य महत्वपूर्ण है। कागजी नियम की व्याख्या हम, ठीक है, किस प्रकार इस ढंग से करें कि वो विधिकृत्य को संपादित करे सोसाइटी में। ठीक है ना? ये ज्यादा ठीक बात होगी। लेवलिन का एक कहना है, लेवलिन का कहना है, ये बात ही मूर्खता की है कि कागजी नियम ये निर्णय करते हैं। कागजी नियम निर्णय करते हैं, वो कहते हैं ये लाइब्रेरी में बैठे हुए लोग तो कह सकते हैं, जो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं बाहर ही नहीं निकलते हैं। बोझिल, एकांत प्रिय, ठीक है, जो लोग हैं जो पुस्तकालयों में बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं वो ये बात कह सकते हैं, बाकी कोई ये बात नहीं कहेगा। उन्होंने किताब लिखी द ब्रिम्बल बुश,
इस नाम से लेवलिन ने, उसमें उन्होंने कहा है कि कागजी नियम ये निर्णय नहीं करते हैं, कभी भी न्यायाधीश महोदय निर्णय करते हैं, और न्यायाधीश महोदय जो चाहते हैं सो निर्णय करते हैं। वो कहते हैं न्यायिक निर्णयों में जो कुछ अभिव्यक्त हुआ वो कानून है, कागजी नियम कानून नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने जो एडिशन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कहा है कि कागजी नियम ये विधि का भाग है, लेकिन ये विधि का बहुत थोड़ा भाग है। वैसे ही जैसे ग्रे ने कहा कि कागजी नियम विधि का स्रोत है, लेकिन एकमात्र स्रोत ये नहीं, ऐसे लेवलिन ने कहा है। और लेवलिन ने कानून को क्या माना है? एक इंजन माना है, एक टूल माना है, एक उपकरण माना है जिसके माध्यम से विधि कृत्य को संपादित करना है। और वो कहते कागजी नियम विधि कृत्य को संपादित करने के लिए स्रोत के रूप में काम करता है, और न्यायाधीश महोदय को यह ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, यथार्थवादी चाहे कोई हो, वो एक मार्गदर्शक सिद्धांत ये प्रस्तुत कर देना चाहता है। इसलिए लेवलिन भी ये चाहते हैं कि भविष्य के न्यायाधीश ये जाने कि कानून विधिकृत्य को संपादित करने के लिए सोसाइटी में जन्म लिया है, और चूंकि वो विधिकृत्य को संपादित करने के लिए सोसाइटी में जन्म लिया, इसलिए और उन्हीं का निर्णय कानून के तौर पर मान्य होगा। इसलिए वो कागजी नियम का सर्वांग कवच के रूप में उपयोग नहीं, बल्कि इस ढंग से उपयोग करें कि विधिकृत्य संपादित हो। अब अमेरिकन यथार्थवादियों में एक बचे सिर्फ जेरोम फ्रैंक, उनकी चर्चा हम लोग कल कर लेंगे, और उसके बाद स्कैंडिनेवियन, और फिर खत्म यथार्थवाद।